नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है करम योगी दिवाकर बोत्रा और मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपनी सीरीज सोशियोलॉजी इन 10 मिनट्स। आज का एपिसोड नंबर है 47। तो 47 तक हमने काफी हद तक सोशियोलॉजी के चैप्टर स्ट्रैटिफिकेशन तक काफी चीजें कवर कर ली है। और चैप्टर है स्ट्रैटिफिकेशन, टॉपिक है जेंडर। जेंडर एक इतना इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है सोशियोलॉजी का कि अगर हम देखें, जेंडर के बहुत सारे एस्पेक्ट अलग अलग चैप्टर्स में बिखरे हुए हैं सिलेबस में। पेट्रियार्की एंड सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर, पेट्रियार्की, एंटाइटलमेंट एंड सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर, वुमेन वायलेंस अलग एक चैप्टर में है, वुमेन्स मूवमेंट एक अलग चैप्टर में है। हमारे बैच के अंदर पूरा का पूरा वुमेन का जो एक कंटेंट है स्ट्रैटिफिकेशन में, सारा एस्पेक्ट स्ट्रैटिफिकेशन में कनेक्ट करके कराया जाता है। क्योंकि जेंडर आप इधर पढ़ लो, पेट्रियार्की आप अगले चैप्टर में पढ़ो, ये कैसे पॉसिबल है? हाउ वुड यू अंडरस्टैंड जेंडर विदाउट अंडरस्टैंडिंग द पेट्रियार्की? जेंडर एज अ फॉर्म ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रांगली पेट्रियार्की से इन्फ्लुएंस्ड है। तो जब तक पेट्रियार्की नहीं समझो, क्या एक स्टूडेंट वेट करेगा जब तक वो फैमिली के अंदर पेट्रियार्की पढ़े? अगर करेगा तो वो शायद राइट कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप ही नहीं हो पाएगी जेंडर एज अ फॉर्म ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन का। सो दिस इज द रियल वे टू अंडरस्टैंड सोशियोलॉजी। लेकिन बहुत सारे लोग चीजों को इंटीग्रेट करके पढ़ाते ही नहीं है। वो एक्सपेक्ट करते हैं कि स्टूडेंट इंटीग्रेट कर ले वो कंटेंट जो 4-4 5-5 महीने के गैप में शायद आप पढ़ रहे हो। इट्स टेक्निकली नॉट पॉसिबल फॉर द स्टूडेंट्स टू इंटीग्रेट इट until and unless they are shaken up to integrate content as such। क्या वुमेन वायलेंस लास्ट चैप्टर चैलेंजेस टू इंडियन सोसाइटी के अंदर आता है, क्या उसे जब तक एक स्टूडेंट वहां तक पहुंचता है वो जेंडर एज अ फॉर्म ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन भूल चुका होता है? कैसे आप पेपर 1 का पेपर 2 में इंटीग्रेट करोगे? दिस इज द रीजन कि कुछ टॉपिक्स को बहुत अच्छे से इंटीग्रेट करके पढ़ना चाहिए ताकि होलिस्टिकली पूरी अंडरस्टैंडिंग वहीं डेवलप हो जाए। और दूसरी मजे की बात ये कि वुमेन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है पेपर 1 इंडियन सोसाइटी में भी, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 और एसए के अंदर भी। तो सारा कंटेंट जब आपके पास एक ही जगह मिलता है, वुमेन और जेंडर का, पेट्रियार्की का, इस कंटेंट को एक बार रिवीजन करने से आप चारों पेपर जीएस में भी यूज कर सकते हो और एसए के अंदर भी यूज कर सकते हो। तो प्लीज एक रिक्वेस्ट है सिंसियरली, दोस पीपल हु आर वाचिंग दिस, के इंटीग्रेट करके पढ़ो। और बाई चांस इफ एनीबडी इज ऑल्सो वाचिंग हु इज टीचिंग सोशियोलॉजी एट द लेवल ऑफ यूनिवर्सिटीज और समवेयर एल्स, request, please teach students in an integrated manner। तो लेट्स सी इस टॉपिक में है क्या। जेंडर और सेक्स के अंदर जो डिफरेंस है, सेक्स इज कंसीडर्ड एज अ डिफरेंस, जेंडर इज लार्जली कंसीडर्ड एज अ फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटी, बिकॉज जेंडर लार्जली इज वेयर इवैल्यूएशन ऑफ अ पर्टिकुलर सेक्स इज मेड इन अ पॉजिटिव मैनर। इसका मतलब हम जेंडर जब पढ़ते हैं तो एक सोशल पर्सपेक्टिव, सोशल अटैच वैल्यूज अटैच करके पढ़ते हैं हम। बट इन द इनिशियल फेज जेंडर और सेक्स के बीच में डिफरेंसेस ही नहीं हुआ करते थे, माना नहीं जाता था, बिकॉज इट वॉज बिलीव्ड दैट द जेंडर इज अ नेचुरल कंस्ट्रक्ट, दैट द वेरी कैपेसिटीज ऑफ men and women are different on the basis of their biological makeup, and this biological makeup is made by the divine power, and as a result gender or the inequalities based on gender are natural, quite but natural, and hence as a result अब देखोगे प्लेटो, रूसो बहुत हद तक ये एक्सेप्ट करके चलते हैं that the citizenship should not be given to the women, children and slaves। Why? Because they accepted the natural inequalities which were largely considered as created by the divine forces। But however देखते हैं over a period of time ये natural concept का concept reject कर दिया गया और gender was now considered as a social construct। अब प्लीज अंडरस्टैंड, जेंडर का टॉपिक कवर करने में मुझे क्लास में कम से कम 9 क्लासेस लग जाती है। आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि जितना ब्रॉड डायमेंशन हो सके वो मैं दे दूं आपको विद सर्टेन थिंकर्स, सो दैट यू हैव एटलीस्ट अ सफिशिएंट कंटेंट इफ यू आर नॉट एबल टू टेक कोचिंग एनीवेयर इन दिस वर्ल्ड। जेंडर का नेचुरल कंस्ट्रक्ट रिजेक्ट कर दिया जाता है और माना जाता है कि जेंडर इज अ सोशल कंस्ट्रक्ट एज द पोजीशंस ऑफ मेन एंड वुमेन वेरीज फ्रॉम सोसाइटी टू सोसाइटी। रुथ बेनेडिक्ट जैसे सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट आते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्राइबल सोसाइटी स्टडी करते हैं और अपोलियन और डायनोसियन पर्सनालिटीज के बारे में डिस्कस करते हैं। मोबिटिव पिग्मीज पढ़ा जाता है और डिफरेंट क्वाटिकुल सोसाइटीज पढ़ी जाती है, जहां पे वो बताते हैं कि कैसे इन दीज सोसाइटीज वुमेन्स आर एक्चुअली टेकिंग अप हंटिंग एंड मेन्स आर डूइंग द हाउस होल्ड कोर्स। दैट क्लियरली शोज कि फिजिकली और बायोलॉजिकली men cannot be considered as superior, because if that was the case then the men should always take up hunting, not the women
women, but there was a reverse direction present in these societies. And over a period of time, with the rise of feminist approaches or feminist schools such as liberal feminist, socialist feminist, Marxist feminist, postmodern, and radical feminist specifically, the gender social construct was also rejected, and it was believed that the positions of women and men do not vary from society to society. Rather than in all the societies, the women are given subordinated secondary positions. Therefore, gender is a universal construct present in society. ये कंटेंट आपको पूरी सोशोलॉजी में डिफरेंट स्पीयर्स में यूज हो सकता है. अब आपका अपना आज का मुद्दा है जेंडर एज अ फॉर्म ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन. इसका मीनिंग ये है, क्या जेंडर के बेसिस पे आज सोसाइटी स्ट्रैटिफाई की जा सकती है? हो सकता है पहली सोसाइटी स्ट्रैटिफाई की जा रही थी, लेकिन क्या जेंडर एक educate dimension hai in order to understand the stratification present in societies? There are certain scholars who largely advocate that the gender does not have the relevance in making us understand the stratificational systems of society, as Goldthrough, by studying the various Scandinavian countries, highlighted that today the gender is not a prominent factor which determines one's position, as the women's today are largely, as the one's worth today, whether men or women, is judged on the basis of merit. Therefore, gender is not the basis of stratifying society, it is the merit upon which the society स्ट्रैटिफाइड. तो ऐसे स्कॉलर बोलते हैं कि जेंडर आज पढ़ना इंपॉर्टेंट ही नहीं है, क्योंकि जेंडर जैसा सर्टिफिकेशन दिखाई नहीं दे रहा है सोसाइटी में. बट हाउएवर, ये इनका आइडियोलॉजिकल बायसनेस हो सकता है, इनकी अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, रिस्ट्रिक्टेड टू सर्टेन सोसाइटीज, मे बी इन स्कैंडिनेवियन सोसाइटीज. बट उससे बाहर ऑलमोस्ट हर सोसाइटी में जेंडर बेस्ड स्ट्रैटिफिकेशन प्रिविलेंट ही नहीं, बहुत स्ट्रांगली प्रैक्टिस्ड और adhered by principle है. फॉर एग्जाम्पल, रोजमेरी पिंकिफिकेशन का कॉन्सेप्ट देती है और बताती है कि कैसे वुमेन्स आर अलाउड इन द इकोनॉमिक जॉब्स, बट हाउएवर दो जॉब्स आर कंपार्टमेंटलाइज्ड, where she is allowed only in pink collar jobs which are meant only for women. और नॉर्मली नॉरिस बोलते हैं, बैरन एंड नॉरिस, के कैसे वो जॉब्स अंडरपेड होते हैं. करुणा अहमद की स्टडी में पता चलता है कि कैसे हाई अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट अमंग एजुकेटेड वुमेन्स, कैसे वेज डिस्पैरिटीज है वुमेन्स के अंदर. दिस क्लियरली शोज कि आज भी शायद जेंडर इज एन इंपॉर्टेंट बेसिस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रैटिफिकेशन और इनइक्वालिटीज प्रेजेंट इन सोसाइटी. Melissa Taylor says that the openness, the mobility of the men in the society is largely the result of closeness present for women. कि women के लिए क्योंकि stratification close है, इसीलिए men जो है वो मोबाइल हो पा रहे हैं. Clearly indicating that still the gender as a form of stratification exists, as majority of the women are still judged on the basis of their gender. The same opinion is reflected in the writings of Shally Loberman, जो ये बोलती है कि किस तरीके से gender, ब्यूटी ऑफ वुमन प्लेज स्टिल एन इंपॉर्टेंट रोल इन ऑर्डर टू डिटरमाइन हर पोजिशंस. अगर मेरिट हर जगह इक्वल हो जाए, if the merit is equal, the more beautiful woman would be preferred over a less beautiful woman, as highlighted by Shally Loberman. वैसे ही ग्लास सीलिंग के कॉन्सेप्ट है, जहां पे वुमेन्स largely become victim of different forms of gender discriminations. For example, एयर इंडिया आज से कुछ सालों पहले, ये बात है 2011-12 की, उस टाइम मैंने ये फैक्ट पढ़ा था, तो एक पॉलिसी थी that the women were not allowed to get promoted in cabin crew job after 35 years, clearly showing कि कैसे वुमेन की ब्यूटी आज भी इन्फ्लुएंस करती है. और वैसे ही घर्षणी बोलते हैं, gave the theory of lagged adaptation. नॉर्मली हम ये मानते हैं कि जैसे मेन आज घर का काम कर रहे हैं, वुमेन बाहर का काम कर रही है, तो जेंडर है कहां, इनइक्वालिटी है कहां? नहीं, ऐसा नहीं है. मेन जो घर का काम कर रहे हैं वो उस स्पेस पे इंक्रीज नहीं हुआ है जिस स्पेस में वुमेन्स बाहर का काम कर रही है. तो स्टिल वुमेन्स आर फेसिंग डबल बर्डन. मेन आर गोइंग फॉर हाउस होल्ड वर्क एज एट द बेस्ट ए वीकेंड हॉबी और अ वीकेंड वर्क, but women are still expected to do the household work as far as their responsibilities are concerned. All these theories, scholars and their respective studies, there are 50 more scholars which you can use here, but all these are sufficient to prove that the gender still remains an important basis of stratifying the society. Therefore, क्या कोई change नहीं आया? Change आया. Earlier, gender was a form of hierarchy जहां पे strongly women's को मोबाइल होना पॉसिबल ही नहीं था, बट टुडे दैट जेंडर हैज बिकम एज अ फॉर्म ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन. सो द जेंडर एज अ फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटी स्टिल is strongly prevalent and practiced. Almost all of us talk about equality, but majority of us largely wants to become unequal, indicating that the gender as a form of inequality is still present, but the change which have taken place is gender as a form of hierarchy has been replaced by gender as a form of stratification.